हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे 21st से 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक की कंप्लीट कहानी, यानी 1967 से 1972 तक जो बड़े बदलाव आए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारे अमेंडमेंट्स भारत के पॉलिटिकल, सोशल और लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लाए गए थे। चलिए एक एक करके समझते हैं इन अमेंडमेंट्स का पर्पस, उनका कंटेक्स्ट और उनका इफेक्ट। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। सबसे पहले है 21st अमेंडमेंट, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब था कि अब सिंधी भी एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज बन गई थी। ये स्टेप उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। 22nd अमेंडमेंट आसाम के ट्राइबल रीजन्स को लेकर था। इसके थ्रू आर्टिकल 244A और आर्टिकल 371B इंसर्ट किया गया। इसका पर्पस था कि असम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट किया जा सके, जहां ट्राइबल्स को अपना कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिले। एक तरह से ये उनकी ऑटोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की कोशिश थी। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। इस अमेंडमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नागालैंड में असेंबली रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन को और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, यानी अब तक ये रिजर्वेशन 1980 तक बढ़ चुकी थी। इसका एम था रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करना जहां जरूरत थी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। यह अमेंडमेंट गोलकनाथ केस 1967 का जवाब था। गोलकनाथ जजमेंट ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन 24th अमेंडमेंट ने आर्टिकल्स 13 और 368 को अमेंड करके ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये एक रिवॉल्यूशनरी अमेंडमेंट था। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, जो उस समय फंडामेंटल राइट था, वो वीकन किया गया ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आर्टिकल 31 में कॉम्पनसेशन वर्ड हटाकर अमाउंट यूज किया गया और आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया, जिसने कहा कि अगर कोई लॉ आर्टिकल्स 39B और C इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तब भी वैलिड होगा। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट ने ऑफिशियली प्राइवी पर्सेस को अबॉलिश किया गया। ये वो फाइनेंशियल अलाउंस थे जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को दिए जाते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। आर्टिकल्स 291 और 362 डिलीट किए गए और आर्टिकल 363A इंसर्ट किया गया। ये मूव इक्वालिटी और रिपब्लिकिज्म के फेवर में था, जहां सभी नागरिक एक समान हो। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट के थ्रू मणिपुर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। साथ ही आर्टिकल 239A में चेंजेस किए गए, जैसे मणिपुर और त्रिपुरा जैसे यूटीज को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का अधिकार दिया गया। इसका मकसद था नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना। 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। 28th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 314 को डिलीट कर दिया। यह आर्टिकल इंडियन सिविल सर्विसेज ICS ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन देता था। इस अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट को अधिकार मिल गया कि एक सिविल सर्वेंट्स के सर्विस कंडीशन को रेगुलेट कर सकते हैं बिना किसी हिस्टोरिकल प्रिविलेज के। ये एक इक्वल ट्रीटमेंट वाला स्टेप था। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। यह अमेंडमेंट खासकर केरला लैंड रिफॉर्म्स के लिए लाया गया। इसमें 2 केरला के लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाला गया ताकि उन्हें कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे चैलेंज ना किया जा सके। ये स्टेप था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को लीगली सिक्योर करने के लिए। 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972।
30th अमेंडमेंट का मकसद था सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील्स को मॉनेटरी लिमिट हटाना।